वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उदय। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब हर बार की तरह हम इस बार भी ये काम कर सकते हैं कि हम अपने क्वेश्चन में से ही आंसर ढूंढने की कोशिश करें। यूनाइटेड संगठित, नेशंस यानी बहुत सारे देश, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब उन सबका एक संघ। तो एक्चुअली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन असल में था क्या, हम इसको थोड़ा शुरू से जानेंगे, टिप्स बाय टिप्स। तो हम सबको पता है कि जो वर्ल्ड वॉर्स हैं वो हमारे दुनिया में जब हुई थी तो उनसे कितना नुकसान हुआ था, कितनी जान मान की हानि हुई थी, लोगों के साथ बुरा हुआ था, या जो मानवता है उसका कितना नुकसान हुआ था। हमें अच्छे से पता है 1914 से लेके 18 तक, और फिर 1939 से लेके 1945 तक, ये हमारी वर्ल्ड वॉर्स की ड्यूरेशंस है। और हमें ये भी अच्छे से पता है कि जब ये युद्ध हुए थे, जब ये पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही थी, तो इसका क्या नुकसान हुआ, लोगों को क्या तकलीफ हुई, जो आपसी भाईचारा था, जो हमारी शांति थी, उसको क्या नुकसान हुआ। तो उसी शांति को हमेशा कायम रखने के लिए हमने किसका सहारा लिया, ऑर्गेनाइजेशंस का। वही बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर मान लो घर में 4 भाई बहन लड़ रहे हो और माँ बाप उनको किसी बात पर राजी कर दें कि भाई ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, तो उनकी लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आपसी मनमुटाव भी कम हो जाते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं। उसी तरह देशों को संगठित रखकर विश्व शांति पॉसिबल थी। तो क्या हुआ, 26 जून 1945 को एक एक्ट पास किया गया, एक चीज पर साइन किए गए, जिसका नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। इस पर साइन किए गए और क्या बोला गया कि भाई पूरी दुनिया को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो दुनिया को संगठित करके रख सके, जो दुनिया को बांध के रख सके, टूटने ना दे। 26 जून को इस पर क्या हुआ, साइन। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को ये क्या हुआ, कम इनटू फोर्स, यानी इसे लागू किया गया। अब उस टाइम पे क्योंकि 1945 में हमारा इंडिया जो था वो इंग्लैंड के कब्जे में था, तो अब उसी लिहाज से देखा जाए तो हमें तो बाद में 2 साल के बाद में ऐड होना चाहिए था। लेकिन 30 अक्टूबर को क्या हुआ कि इंग्लैंड वालों ने हमारे इंडिया को भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनवा दिया, हिस्सेदार बनवा दिया। और हमारी जो इंडिया की रैंक थी वो 51 थी, यानी इस टाइम 50 देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे क्या किए थे, साइन। कितने देशों ने, 50 देशों ने। और इंडिया कौन सा नंबर का था, 51। अब आगे क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या था, मकसद क्या था इसे बनाने का। तो मकसद था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। ये जो वर्ल्ड वॉर्स हम झेलते आ रहे थे कि बिना किसी वजह के लोग आपसी फायदों के लिए वर्ल्ड वॉर्स करवाते थे या फिर जंग लड़वाते थे, लोगों को उकसाते थे, तो वो क्या हो सके, वो कम हो सके, वो खत्म हो सके। उसके लिए हमारा एम क्या था, हमारे यूनाइटेड नेशन को बनाने का, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इट मीन्स शांति एवं सुरक्षा। अब आगे क्या हुआ कि भाई एक पूरा हम एरिया बना रहे हैं, तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि वहाँ पर एक लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाएगा, वहाँ पर एक लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो लैंग्वेज कौन सी थी, इंग्लिश और फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज, स्पेनिश, यानी कि 4-5 लैंग्वेजेस को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। वहाँ की जो थी सरकारी भाषा बनाया गया है, इंग्लिश को, फ्रेंच को, अरेबिक को, चाइनीज को, स्पेनिश को, ताकि वहाँ पर जो कामकाज है चल सके। अब एक सवाल ये भी उठता है कि भाई पूरी दुनिया ने अगर ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं तो क्या ये कोई सरकार है? नहीं, ये कोई पूरी दुनिया की सरकार नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सरकारों की सहमति से बनाया गया एक ऐसा मंच है जहाँ पर पूरी दुनिया के मसलों का क्या निकाला जा सके, हल निकाला जा सके। अब यही क्या हुआ कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर ये एक ऐसा मंच है तो यहाँ पोस्ट भी होंगी, यहाँ पर लीडर्स भी होंगे। तो लीडर्स, यहाँ का सबसे बड़े लीडर्स हैं SG सेक्रेटरी जनरल, जिसे हिंदी में महासचिव कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली 12th वाले जो पॉलिटिकल साइंस लेते हैं वो हिंदी में लेते हैं, तो उसमें महासचिव उन्होंने पढ़ा है। तो सेक्रेटरी जनरल, जो प्रेजेंट टाइम के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। दूसरा डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल
यानी उप महासचिव वो कौन है? अमीना जे मोहम्मद, जो ब्रिटिशर्स हैं। तीसरा, जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे। तो ये वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं यूएन के, जो एक तरीके से लीड करते हैं, काम चलाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, सारी दुनिया की सरकारों ने ये मंच बना तो दिया, बट काम तो कोई चलाएगा ना, सरकारें तो बार बार आके काम नहीं करेंगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर पोस्ट है जो है कि सेक्रेटरी जनरल की, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की, जनरल असेंबली के मेंबर्स की, उप जनरल असेंबलीज के मेंबर्स की। इसके अलावा जो अलग है एनवायरमेंट फोर्स के मेंबर्स हैं वो अलग है। मतलब एक पूरा ये समझ लीजिए पूरी सरकार चलती है ये। लेकिन ये वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इट इज ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आगे की यहाँ पे बात करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज्यादा पावर्स है वो किसके पास है। तो भाई 1945 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। 5 देशों को इसका परमानेंट मेंबर बनाया गया, जो बनाया गया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, सिक्योरिटी मेन पॉइंट हमारे समझ में आ गया कि भाई सुरक्षा के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं वो कौन कौन है? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, चाइना। 1945 में ये 5 देश एटॉमिक पावर से लेस थे, मतलब इनके पास एटॉमिक वेपन्स थे उस टाइम पे 1945 में। और यही वो 5 देश भी हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकंड जीते थे नाजियों से। तो इन्हीं 5 देशों को सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी मेंबर यानी परमानेंट मेंबर बना दिया गया, जिन्हें कोई भी नहीं हटा सकता। और इन 5 देशों के पास एक पावर होती है जिसे कहते हैं वीटो। जो वीटो की पावर है ना, कि अगर 5 देश भी कुछ कहें, सारी सिक्योरिटी असेंबली भी कुछ कहे और वो एक देश वीटो लगा दे तो वो नहीं हो सकता। जो वीटो की पावर है ना, ये बहुत ज्यादा ताकतवर पावर होती है। तो ये इन 5 देशों के पास है। तो अगर इनकी मर्जी के खिलाफ सपोज कुछ होता है तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली हमें अच्छे से बताएं, अमेरिका जानते ही हम अच्छे से, फ्रांस को भी जानते हैं, इंग्लैंड को भी जानते हैं, रशिया, चाइना बहुत अच्छे से जानते हैं उसको। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या चीज पता चली कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर है, ओनली 5 मेंबर्स। और वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड चाइना। दूसरी है हमारी जनरल असेंबली, जो आम सभा है, महासभा के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो जो हमारी जनरल असेंबली है उसमें 193 देश शामिल है। क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि कितने लोगों ने मिलकर बनाया यूएन? 50 लोगों ने बनाया था स्टार्टिंग में। और अब कितने देश हैं इसके अंदर? 193। अप्रोक्सीमेटली जो देशों की संख्या पूरी दुनिया में है वो 208 या 210 के करीब कुछ है। ये आगे पीछे होती रहती है क्योंकि कुछ देश छोटे हैं बहुत, तो उनको रिकॉग्नाइज नहीं समझते हम, या फिर ऐसा कुछ भी सिस्टम। लेकिन फिलहाल 193 एक बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो 193 मेंबर्स जनरल असेंबली में हैं। यानी कि एक तरह से अगर मैं आपको बताऊं छोटे फॉर्म में, तो ये देखिए कि ये यूएन हॉल है। सपोज ये यूएन हॉल है, तो यहाँ पे 5 जो सीटें हैं वो किसकी है? सिक्योरिटी काउंसिल वाले मेंबर्स की। इसके अलावा ये आ गई हमारी वो वाली सीटें जो हमारी जनरल असेंबली के मेंबर्स की। हर किसी के पास एक वोट होता है, यानी कि कोई भी बात अगर जनरल असेंबली में डाली जाए, पूरे यूएन में बात करनी है कि भाई फला जगह पर ऐसा हो रहा है, हमें पीस चाहिए, बताओ क्या हल निकाला जाए। तो कोई एक वो मुद्दा रखते हैं और बोलते हैं कौन कौन इसके राय कर रहा है, तो सब हाथ उठाकर अपना वोट डालते हैं। चाहे तो हाथ नहीं भी उठाते, उनका वोट पड़ता नहीं है, या फिर वो अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, बट बहरहाल हाथ उठाकर वो वोट डालते हैं। इसके अलावा हमें पता चला 5 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में, 15 मेंबर नॉन परमानेंट काउंसिल में। यानी कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल वाले मेंबर्स हैं, इनका क्या सिस्टम है कि ये तो परमानेंट है, 1945 से 1945 से लेके आज तक है, ना हट भी नहीं सकते। लेकिन ये जो 15 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जो नॉन परमानेंट 15 मेंबर हैं, तो वो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। कोई सा भी देश चुन लेते हैं। हमारा इंडिया ऑलरेडी कई बार 2-2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स में चुना जा चुका है। तो उसकी सीट कौन सी है? ये वाली। मतलब थोड़ा हटा लेते हैं उसको, पीछे की जो जनरल असेंबली उससे थोड़ा सा हटा के, उसके बाद इसमें उनके लिए सीट लगी हुई है थोड़ी सी अलग, उनको हाईलाइट किया जाता है भाई ये नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि भाई हमें यहाँ पे क्या चीज पता चली
के 5 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में, 15 मेंबर नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में, और 193 मेंबर्स हो गए हमारे टोटल किसमें, यूएन में। यानी 193 मेंबर्स ने यूएन के अंदर साइन किया है किस चीज के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा हमारे लिए यहाँ पे जो जानने लायक बात है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि यूएन सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। न्यूयॉर्क सिटी में यूएन का हेडक्वार्टर है। एंड इसके अलावा यूएन एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसके पार्ट है, मतलब यूएन ने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट्स बना रखे हैं कि ये वाला ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन फूड सिक्योरिटी को देखेगा, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक को देखेगा, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन इसको देखेगा, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर को देखेगा, ये वाला ह्यूमन राइट्स को देखेगा, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन इसको। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो तुमने आपने ये सारे सुने हैं, FAQ, WHO, WHO, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है किसके ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन यूएन के। इसके अलावा एक आता है इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट यूएन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। उसमें क्या होता है कि भाई 9 जजेस की बेंच होती है और हर जज 2-2 साल के लिए चुना जाता है। और जो ऐसे मुद्दे होते हैं जो देश अपने हल नहीं कर पाते, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, उन मुद्दों को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पता चला। अब एक बड़ा अजीब सा सवाल है, कुछ लोगों का ये कहना है, मतलब वही एक चीज़ों की अगर अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई यूएन के अंदर ये जो 5 मेंबर है ना, ये अपनी मनमानी करते हैं, जिसको सजा देना चाहे दे देते हैं, जिसको नहीं देना चाहे नहीं देते, मतलब अपनी मनमानी बहुत करते हैं। तो कुछ लोगों का इसके बारे में तर्क है कि भाई अगर बड़ी ताकतों का यूएन पर राज रहेगा तो शायद जो छोटी ताकतें नुकसान करने पर आ जाती हैं उनको दबाया जा सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ और लोगों को भी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट वाली में जगह मिलनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूएन जो है कुछ काम नहीं करता, वो अमेरिका के दबदबे में काम करता है। तो हाँ, कुछ हद तक ये बात कही जा सकती है, क्योंकि यूएन के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं वो अमेरिका ही लगाता है। सबसे ज़्यादा जो अमाउंट यूएन को देता है वो अमेरिका ही देता है। इसके अलावा अगर यूएन जो है साइन कर दे किसी भी देश के खिलाफ जंग के लिए, तो उस देश के खिलाफ बाकी सारी देश अपनी अपनी सेनाएं भी भेजते हैं, पैसे भी व्यय करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए यूएन को ठीक से चलाया भी जाए तो यकीनन यूएन एक बहुत ही ज़्यादा कारगर ऑर्गेनाइजेशन साबित हो सकता है और है भी। और लोगों का ये भी कहना है कि यूएन से कोई फ़ायदा नहीं है, बट बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई 70-75 साल हो गए, आज तक 3rd वर्ल्ड वॉर या तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है, तो वो यूएन की बदौलत है। क्योंकि जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है कि जिसमें वर्ल्ड वॉर का खतरा होता है, तो उस बात को यूएन में लेके जाकर सारे लोगों से मशवरा सलाह करके उस बात को रोका जा सकता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जो इजराइल वाला केस था 2016 वाला, वो यूएन के जरिए ही निपटा था। तो ये कहा जा सकता है कि भले ही यूएन किसी बड़े ताकत के दबदबे में काम करता हो या कभी कभी ही वो आवाज़ उठाता हो, लेकिन उसके बावजूद भी यूएन का होना विश्व शांति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ऐसा मंच नहीं होगा जहां हमें लगे कि हम बातचीत से बात का हल निकाल सकते हैं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर लोग आपस में लड़ लेंगे। यूएन लोगों को सलाह देता है, और अगर सलाह ना मानी जाए, उससे खतरा हो तो समझाता है, फिर लोगों से वोटिंग्स करवाई जाती हैं। मतलब एक काफ़ी अच्छा मंच उन लोगों के लिए यूएन प्रदान करता है जो लोग आपसी सहमति और भाईचारे से विश्व शांति बनाए रखना चाहते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें जाननी थी वो क्या है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना। 5 जो इसके परमानेंट मेंबर हैं, 15 जो इसके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा फिलहाल जो इसके सिक्योरिटी जनरल हैं वो मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस हैं। जो DSG हैं वो अमीना जे मोहम्मद हैं। जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट जो हैं वो तिजानी मोहम्मद बंदे हैं। इसके अलावा 193 देश यूएन में यकीन रखते हैं, जो यूएन के साथ हैं अब भी, और यूएन में थोड़ा थोड़ा अपना व्यय डालते हैं। और यूएन की जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूएन के थ्रू काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के हो गए, WHO के हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक इकलौती सी संस्था बनी हुई है जो पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचती है, नॉट ओनली फॉर अ वन कंट्री।
ये पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचती है, पूरे वर्ल्ड के लोगों के बारे में सोचती है। जैसे कि बहुत दफा हमें पता है रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो केस था, म्यांमार वाला केस था, वो सारा यूएन में गया था। यानी कि जब एक बंदा अपनी लास्ट उम्मीद भी खो दे तो वो यूएन उसकी एक उम्मीद है। तो वही हमें पता चलता है कि यूएन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक।